साल 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तब से भारतीयों का इंटरेस्ट इकोनॉमी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ा है। मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि 2014 से पहले 90% इंडियंस को इंडियन इकोनॉमी में क्या चल रहा है उसके बारे में कुछ पता नहीं होता था। देश की ग्रोथ रेट कितनी बड़ी है, देश की जीडीपी कितनी बड़ी है, देश की पर कैपिटा कितनी है, इसके बारे में कुछ पता नहीं होता था। पर 2014 के बाद से ये चीज़ चेंज हुई है। लोगों का इंटरेस्ट अब इकोनॉमी की तरफ जाग रहा है और ये अच्छी बात है, क्योंकि जितने लोग देश की अर्थव्यवस्था को समझेंगे, जितना उसके बारे में जानेंगे, उससे देश को ही फायदा होगा और वो एक ऐसी सरकार चुनेंगे जो देश को आगे लेके जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कांग्रेस और बीजेपी को इकोनॉमिक पैरामीटर के थ्रू कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि बीते 20 सालों में कौन सी सरकार इकोनॉमी में बेस्ट थी। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ रेट की। तो कांग्रेस के 2004 से 2014 10 साल की एवरेज ग्रोथ रेट 6.8% थी। वहीं बीजेपी के 9 साल 2014 से 2023 की एवरेज ग्रोथ रेट 5.7% है। फाइनेंशियल ईयर 2024 की ग्रोथ रेट 8% प्रेडिक्ट की जा रही है। तो अगर बीजेपी के 10 साल की एवरेज ग्रोथ रेट निकाले तो वो 5.9% होगी। तो कांग्रेस के 10 साल में भारत की ग्रोथ रेट 6.8% थी, वहीं बीजेपी के 10 साल की ग्रोथ रेट 5.9% है। अब ये देख के आप लोग बोलेंगे कि कांग्रेस ने बीजेपी से अच्छा परफॉर्म किया है, तो देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के टेन्योर में 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, जिसके चलते भारत की ग्रोथ रेट गिर के 3% हो गई थी, पर नेक्स्ट ईयर रिकवर होके 8% तक पहुंच गई थी। पर बीजेपी के समय पेंडेमिक आया था। 100 सालों में ऐसा पेंडेमिक किसी ने भी नहीं देखा था। पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई थी, जिसके चलते भारत की ग्रोथ रेट -6% गिर गई थी। तो अगर पेंडेमिक ना आया होता तो बीजेपी कांग्रेस से बेटर परफॉर्म कर रही थी। इसके अलावा बीजेपी के समय रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट भी चल रही है, जिससे क्रूड ऑयल की प्राइस $120 पर बैरल तक पहुंच गई थी, पर उसके बावजूद भारत 8% से इस समय ग्रो कर रहा है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्फ्लेशन। पेंडेमिक, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद बीजेपी ने इन्फ्लेशन को अच्छे से कंट्रोल में रखा है। जहां कांग्रेस के 10 सालों में एवरेज इन्फ्लेशन भारत का 8.1% था, वहीं बीजेपी के 10 सालों में एवरेज इन्फ्लेशन 5.1% है। आरबीआई कहता है कि देश में इन्फ्लेशन 2 से 6% के बीच होना चाहिए। कांग्रेस की 10 सालों की एवरेज ग्रोथ रेट 6.8% थी, पर इन्फ्लेशन 8.1% था, जिससे देश को फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ था। वहीं बीजेपी की 10 सालों की एवरेज ग्रोथ रेट 5.9% है, वहीं इन्फ्लेशन 5.1% है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने से भारत बीजेपी के टेन्योर में ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा है। इसके अलावा पेंडेमिक होने के बावजूद मोदी सरकार ने फिजिकल डेफिसिट को भी अच्छे से मैनेज किया है। इसके अलावा कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी के टेन्योर में 65% ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI आया है। इसके अलावा जिस तरह बीजेपी गवर्नमेंट ने पेंडेमिक को हैंडल किया है, लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के चलते पैसे दिए हैं, फ्री वैक्सीन लोगों को लगवाई है, 100 से ज्यादा देशों को फ्री वैक्सीन दी है, पेंडेमिक के समय इन्फ्लेशन को अच्छे से मैनेज किया है। इन चीजों की तारीफ IMF, वर्ल्ड बैंक, UN सब ने की है। जीडीपी की बात करें तो 2014 में भारत वर्ल्ड की 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी था, आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 2027 तक वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। 2014 में इंडिया की जीडीपी $2 ट्रिलियन थी, इस साल $4 ट्रिलियन हो जाएगी। 2014 से 2018 तक भारत वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी था। फिर उसके बाद पेंडेमिक के आने से इंडियन इकोनॉमी बुरी तरह से हिट हुई थी, पर फिर 2022 में इंडियन इकोनॉमी रिकवर हुई और फिर से वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन गई। भारत 2022 से 7 से 8% के बीच ग्रो कर रहा है। इस समय भारत दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमीज G20 में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। 2014 से पहले भारत दुनिया की फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में से एक था, वहीं आज वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमीज में से एक है। इसके अलावा 10 सालों में भारत की पर कैपिटा इनकम डबल हुई है। स्टॉक मार्केट तो और तेजी से इंक्रीज हुआ है। पिछले 10 सालों में निफ्टी 50 में 256% की जंप हुई है, वहीं सेंसेक्स में 247% की जंप हुई है। 2014 में इंडियन स्टॉक मार्केट की मार्केट कैपिटल $1 ट्रिलियन थी, वहीं आज $4 ट्रिलियन से ज्यादा हो गई है। फॉरेक्स रिजर्व 2014 में $300 बिलियन से कम हुआ करता था, आज $600 बिलियन से ज्यादा है। इसके अलावा 2014 में भारत का एक्सपोर्ट $465 बिलियन हुआ करता था, वहीं आज $776 बिलियन है। स्कैम की बात करें तो पूरे देश को पता है कि कांग्रेस के समय में कितने स्कैम हुए थे। हर साल रिकॉर्ड ब्रेक होता था, कभी 2G स्कैम, फिर कोल स्कैम, फिर कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, ये स्कैम वो स्कैम, न जाने कितने स्कैम हुए थे कांग्रेस के टेन्योर में। अब कुछ लोग बोलेंगे कि बीजेपी के समय में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम हुआ है, तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को स्कैम नहीं बोला है। कुछ लोग बीजेपी को बदनाम
बदनाम करने के लिए इसे स्कैम बोल रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम प्रूफ नहीं हुआ है, और अगर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम है तो इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हैं, क्योंकि बॉन्ड्स के थ्रू पैसा कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी सब ने लिया है। भारत के ऊपर कितना कर्ज है उसकी बात करें तो 2014 में भारत के ऊपर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जो 2024 में बढ़ के 168 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अब आप लोग बोलोगे कि बीजेपी देश को बेच रही है, देश को कर्जे में ला रही है, तो देखो ऐसा कुछ नहीं है। कर्ज बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक होता है इंटरनल, जो देश की बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया जाता है, और दूसरा होता है एक्सटर्नल, जो IMF, दूसरे देशों से कर्ज लिया जाता है। भारत का इस समय जितना कर्ज है उसमें से 81% भारत का इंटरनल कर्ज है, जो इंडियन रुपी में है। भारत का एक्सटर्नल कर्ज सिर्फ 19% है, तो भारत को कर्ज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भारत सरकार ने बताया कि उन्होंने लॉन्ग टर्म बोरो किया है, जिसके चलते भारत के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ने वाला है। इसके अलावा अगर हम एक्सटर्नल बोरोइंग की बात करें तो कांग्रेस ने बीजेपी से ज्यादा एक्सटर्नल बोरोइंग ली है। 2004 से 2014 के बीच कांग्रेस के समय में भारत की एक्सटर्नल बोरोइंग 21% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ी है। वहीं बीजेपी के 10 साल में सिर्फ 4.4%। बैंक्स, एनपीए की बात करें तो कांग्रेस ने अपने समय में खूब लोन बांटे। नीरव मोदी, विजय माल्या, सबको लोन कांग्रेस ने ही दिया है, जिसके चलते भारत का एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ गया था। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसको सिंपल में बोलूं तो बैंक्स जो लोन कंपनीज को देती है, उस लोन अमाउंट को कंपनीज नहीं चुका पाती है, अपने आप को दिवालिया घोषित कर लेती है, तो जो लोन अमाउंट फंसा हुआ रहता है उसको एनपीए बोलते हैं। कांग्रेस के समय में भारत का एनपीए 2013 में बढ़ के 12.3% हो गया था, वहीं अब ये कम होकर 3% हो गया है। पिछले 10 सालों में 10 लाख करोड़ रुपए के बैड लोन्स रिकवर हुए हैं। पॉवर्टी की बात करें तो 2014 में भारत में 29% पॉवर्टी थी, जो अब कम होकर 11% पे आ गई है। पिछले 9 सालों में 25 करोड़ इंडियंस पॉवर्टी से बाहर आए हैं। अमेरिकन बेस्ड ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट का कहना है कि भारत ने एक्सट्रीम पॉवर्टी एलिमिनेट कर दिया है। इसके अलावा स्टार्टअप की बात करें तो 2014 में भारत में 350 स्टार्टअप हुआ करते थे, वहीं आज भारत में 1.25 लाख से ज्यादा स्टार्टअप है। वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। इसके अलावा भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में नंबर 1 कंट्री बन गया है। मुझे आज भी याद है कि किस तरह यूपीआई का मजाक बनाया गया था, पर आज यूपीआई जैसा एडवांस पेमेंट सिस्टम किसी भी देश के पास नहीं है। Buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? What kind of a false picture that you are present? आज रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत विश्व के अग्रणी देशों में है। इसके अलावा भारत का जीएसटी कलेक्शन भी तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा बीते 10 सालों में इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया लॉन्च किया है, पीएलआई स्कीम लॉन्च की है, आत्मनिर्भर भारत लॉन्च किया है, जिससे इंडियन इकोनॉमी को बहुत फायदा हो रहा है। जहां 2014 में भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 134 रैंक पे था, वहीं आज 63 रैंक पे आ गया है। 2014 में भारत ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 72 पोजीशन पे था, आज 40 पोजीशन पे आ गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 2014 में 76 थी, वहीं आज 40 है। 2014 में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 54 थी, वहीं आज 38 है। तो देखा जाए इकोनॉमिक पैरामीटर में बीजेपी कांग्रेस से बेहतर है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी के समय में कोई भी मेजर स्कैम नहीं हुआ है, इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं बढ़ी है, गरीबी कम हुई है। इसके अलावा बीजेपी ने इंडियन बैंक्स का एनपीए कम किया है, डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाया है, जीएसटी के कलेक्शन को बढ़ाया है। देखो, अगर कांग्रेस अपने टेन्योर में महंगाई को कम करती, स्कैम को होने से रोकती और ऊट पटांग लोन ना बांटती, तो आज इकोनॉमी के मामले में कांग्रेस बीजेपी से आगे होती। पर ये चीजों को कांग्रेस कंट्रोल में नहीं कर पाई, इसीलिए लोगों ने बीजेपी को मौका दिया है। पर देखो, ऐसा नहीं है कि बीते 10 सालों में बीजेपी से कोई भी गलती नहीं हुई है। बीजेपी की सबसे बड़ी गलती थी डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बीच का टाइम गैप। डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी दोनों बहुत ही बेस्ट पॉलिसीज है, पर ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए डेंजर साबित हो गई। वो ऐसे कि इन दोनों के बीच का टाइम गैप सिर्फ 8 महीने का था। डीमोनेटाइजेशन होने से इंडियन मार्केट अफेक्ट हुआ था और धीरे धीरे रिकवर कर ही रहा था कि 8 महीने के बाद बीजेपी ने जीएसटी को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिससे लोग इतने ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस पे इसका बुरा असर पड़ने लगा। और इन दोनों पॉलिसीज के कारण ही भारत की ग्रोथ रेट कम होने लगी। कई बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का मानना है अगर बीजेपी को डिमोनेटाइजेशन लाना था तो उसे जीएसटी को कम से कम 3 से 5 साल बाद लाना चाहिए था, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और कुछ का मानना है कि बीजेपी को डिमोनेटाइजेशन लाना ही नहीं चाहिए था, सिर्फ जीएसटी को इंट्रोड्यूस करना चाहिए था, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन का कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। आरबीआई के पास 99% से ज्यादा नोट वापस आ गए थे, तो बीजेपी सिर्फ जीएसटी लाती तो ठीक रहता। एक गलती बीजेपी से ये भी हुई कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में उन्होंने रॉन्ग पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर दिया, जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर गिर गया
गया। एक्चुअली बीजेपी ने अप्रैल 2017 में एक अनाउंसमेंट करी थी कि देश में सिर्फ BS4 की गाड़ियों का प्रोडक्शन होगा, BS3 की गाड़ियां भारत में नहीं बनेंगी। इसके बाद साल 2017 में आपको याद होगा BS3 की गाड़ियां हाफ रेट में बिक रही थी क्योंकि ऑटोमोबाइल कंपनीज अपना पुराना माल हटा रही थी और न्यू BS4 इंजन मॉडल की गाड़ियां बनाने में लग गई थी। तो यहाँ तक पॉलिसी ठीक थी क्योंकि BS3 से BS4 की बात 3-4 साल से चल रही थी और ऑटोमोबाइल कंपनी इसके लिए तैयार भी थी। पर फिर कुछ टाइम बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट करी कि नेशन वाइड अप्रैल 2020 से BS6 इंजन मॉडल की गाड़ियां बनेंगी। साथ में बीजेपी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का भी प्रमोशन कर रही थी। तो इसका असर ये हुआ कि लोग कंफ्यूज हो गए और उन्होंने सोचा कि जब BS6 और इलेक्ट्रिक की गाड़ियां आएंगी तब वो खरीदेंगे। तो इससे ये हुआ कि BS4 की गाड़ियों की सेल्स कम होने लगी, फिर उससे प्रोडक्शन कम होने लगी और धीरे धीरे ऑटोमोबाइल सेक्टर गिरने लगा, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी और भारत की अर्थव्यवस्था में भी इम्पैक्ट देखने को मिला क्योंकि भारत की GDP में ऑटोमोबाइल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 7.1% है। ऑटोमोबाइल सेक्टर से 3.5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में डाउनफॉल आने से भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी। इसके अलावा अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इसमें बीजेपी फेल साबित हुई है। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा हाई है और इसका कारण है मैन्युफैक्चरिंग। देखो भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतनी तेजी से जॉब जनरेट नहीं कर पा रहा है जितना उसे करना चाहिए। बीते 10 सालों में भारत की GDP में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम हुआ है। 2014 में ये 15% ऑफ GDP हुआ करता था, वहीं आज ये 13% ऑफ GDP हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब्स कम जनरेट हो रही हैं, इसीलिए भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है। भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर में जॉब्स बढ़ी हैं, वहीं पेंडेमिक के चलते भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब्स कम हुई हैं। वैसे एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि कांग्रेस के समय में भी भारत में अनएम्प्लॉयमेंट के हालात ज्यादा अच्छे नहीं थे। कांग्रेस के समय भारत में अनएम्प्लॉयमेंट 5 से 6% के बीच हुआ करता था, जो 2009 में बढ़ के 9.4% हो गया था, जो 2014 में वापस से गिर के 5.4% पे आ गया था। अगर आप बीजेपी के टेन्योर में अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे तो 2014 से 2019 तक 5% भारत में अनएम्प्लॉयमेंट थी। फिर उसके बाद पेंडेमिक आया और उसने हालत खराब कर दी। इसी तरह अगर आप यूथ अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे तो 2020 में 30% पहुंच गई थी। पर अच्छी बात यह है कि अब भारत में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है और ये 22% पे आ गई है। इसके अलावा भारत की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का एक मेन कारण बढ़ती आबादी भी है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है और अब भी भारत की आबादी लगभग 1% से बढ़ रही है। 15-20 साल पहले तो 1.5 से 2% के बीच बढ़ रही थी। तो जो 20 साल पहले बच्चे थे आज वो यूथ हो गए हैं और 20 सालों में भारत में उतनी तेजी से जॉब्स नहीं बढ़ी हैं। तो इसके चलते भी भारत में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। पर देखो अगर बीजेपी को फ्यूचर में भारत की अनएम्प्लॉयमेंट को तेजी से कम करना है तो उसके लिए देश में मैन्युफैक्चरिंग को तेजी से बढ़ाना होगा। देखो मुझे पता है कि इस वीडियो में मैंने जहां बीजेपी की तारीफ करी होगी वहां लोग मुझे भक्त बोलेंगे और जहां कांग्रेस की तारीफ कर दी होगी वहां लोग मुझे चमचा बोलेंगे। कुछ बेवकूफ इंसानों की वीडियो देख के आजकल हम लोग भक्त चमचे में ही फंस गए हैं। लोग हर चीज में पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखने लगे हैं। पॉलिसीज क्या है इस पे तो कोई बात ही नहीं करता है और यही इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कोई भी सरकार परफेक्ट नहीं होती है। कांग्रेस ने अपने टाइम में कुछ अच्छे काम किए थे तो कुछ गलतियां भी की थी। वैसे ही बीजेपी ने भी अच्छे काम ज्यादा किए हैं पर बीजेपी से भी गलतियां हुई हैं। तो देखो हमें हर चीज को पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की जरूरत नहीं है। देखो क्रिटिसाइज करना जरूरी है, वो आपका राइट है, पर हर चीज को क्रिटिसाइज करना भी बेवकूफ़ी होती है। मेरे इतने समझाने, प्रूफ दिखाने, फिगर्स डेटा दिखाने के बाद भी कुछ लोग इसे नहीं मानेंगे। तो देखो एंड में मैं एक ही बात बोलूंगा कि किसी को गलत बोलने से अच्छा है बातों को समझो, अपने से उसके बारे में रिसर्च करो और फिर पॉइंट ऑफ व्यू बनाओ। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।